हेलो बच्चा, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो एल्काइल हैलाइड आपने कंप्लीट कर लिया होगा और मैंने जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस कराए हैं वो मेंबर ओनली के लिए कराए हैं। मतलब मेंबर ओनली के लिए नहीं कराए हैं, वो कंटेंट मेंबर ओनली में है, तो आप वो मेंबर ओनली से वहाँ से जाके जेई एडवांस के क्वेश्चन देख सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम एडवांस के क्वेश्चंस या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, तो बेटा वो जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास आते चले जाएंगे। कुछ मेंबर ओनली कंटेंट होगा, कुछ फ्री कंटेंट होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आज का जो हमारा नया चैप्टर है, वो नया चैप्टर हमने जो शुरू किया है वो नेक्स्ट है एनसीईआरटी का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये आपका लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम आज करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास में आती है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल और फिनॉल और ईथर को आप कैटेगराइज कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स करना है तो आप उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में आता है एल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी कि आपके पास में जो कार्बन है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उस केस में आप उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। उस केस में अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास में अगर सिंपल सी बात है CH3OH है तो ये मेथेनॉल है। अब यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करेंगे तो CH2OH आ जाएगा। अगर आप दो हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करेंगे किसी भी एल्काइल ग्रुप से तो आपके पास में ये आएगा, और अगर आप 3 हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास में ये ग्रुप आएगा। तो इसमें ये जैसे कि आपने अल्काइल हैलाइड में किया था सेम बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। ये आपके पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ये आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ये आपके पास में टर्शियरी अल्कोहल होगा। इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में एलाइलिक में भी जो आपके पास में कार्बन आता है वो sp3 हाइब्रिडाइज ही होता है। ये एलाइलिक है तो यहाँ पे भी आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर आप एलाइलिक में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर सकते हैं। तो ये आपके पास में एलाइलिक है। अगर आपके पास में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप एक R ग्रुप ले आएंगे तो ये आपके पास में सेकेंडरी एलाइलिक है। और अगर आप यहाँ पे 2 R ग्रुप ले आएंगे तो ये आपके पास में टर्शरी एलाइलिक है। ठीक है बच्चा। इसके बाद में आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में जो कार्बन होता है वो भी आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास में CH2OH आ जाएगा, ये बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक में भी फिर आपके पास में सेकेंडरी बेंजाइलिक आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप R ग्रुप ले आएंगे, और इसमें भी आपके पास में टर्शरी एलाइलिक आ जाएगा अगर आप 2 R ग्रुप ले आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आप दिया है तो इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में कार्बन कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास में कार्बन है जो अल्कोहल ग्रुप से कनेक्टेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज में सबसे पहले तो आपके पास में विनाइलिक आता है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज है। फिनोलिक आता है, फिनोलिक में भी आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज है। और इनके आपके पास में अलग अलग नाम भी आते हैं, जैसे कि ये आपके पास में फिनोल हो गया। फिनॉल, अगर आपके पास में ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है तो इसे आप कैटेकॉल बोलते हैं। ये आपके पास में हाइड्रोक्विनोन आता है। इसके बाद में ये वाला आपके पास में रिसोर्सिनॉल आता है, और इसे आप बोलते हैं पायरोगेलॉल। ये इसे आप बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। तो इस तरीके से यहीं पे अगर आपके पास में OH ग्रुप के साथ में CHO ग्रुप आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। और अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो इसे आप बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जैसे कि अगर आपको ये दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं हम इसे, ये हमारे पास में कई बार यूज होता है, जो हमने कल प्रोटेक्टिंग ग्रुप में भी स्टडी किया था। इसे आप बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में ये आपके पास में ग्लिसरॉल आ गया।
ये आपके पास में ग्लिसरॉल आ गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जैसे प्रोपाइल ग्रुप में आपके पास में 3 प्रोपाइल से मतलब है 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो आपके जैसे एलाइलिक होता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो प्रोपर्जिल ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपके पास में C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH दिया है, तो इसे प्रोपर्जिल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे ये जितनी भी आपकी क्लासेस चल रही है ये एनसीईआरटी को कवर करते हुए उसके साथ में एडवांस को भी कवर कर रही है, तो आप जेई मेंस और एडवांस सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये आपके पास में क्लासिफिकेशन आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपके पास में पता है, अगर आपने H2O को स्टडी किया है क्लास 11th में, जब हम H2O को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं जो कि H2O है, इसकी शेप हमारे पास में बेंड थी। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपके पास में 100.5 डिग्री आता है। क्यों 105.5 डिग्री क्यों आता है? क्योंकि ये जो 2 लोन पेयर है ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये 2 लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 आता है, पर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में यहाँ पे sp3 ही है। अब जब हम अल्कोहल या फिनॉल की या ईथर की बात करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मिथाइल ग्रुप ले आए। मिथाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है। ये देखो यहाँ पे ये एक बल्की ग्रुप है, तो ये बल्की ग्रुप क्या करेगा, ज्यादा स्पेस को कवर करेगा, और जब ये ज्यादा स्पेस को कवर करेगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो हल्का सा आपका इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे ये जो आपके पास में बॉन्ड एंगल आता है ये 108.9 डिग्री के आसपास आ जाता है। इसके बाद में फिनाइल ग्रुप और भी बड़ा ग्रुप है क्योंकि आपके पास में पूरी बेंजीन रिंग आ जाती है, तो यहाँ पे जो आपके पास में बॉन्ड एंगल आता है वो 109 डिग्री के आसपास आ जाता है। इसके सेल्सियस की आदत पड़ गई है। इसके बाद में ईथर है। अगर ईथर में बात करेंगे तो आपके पास में ये 2 बल्की ग्रुप हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 111 डिग्री के आसपास हो जाता है। पहली चीज ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, ये जो आपको अल्कोहल दिया है, ये आपको जो फिनॉल दिया है और जो ईथर दिया है, अगर हम इन तीनों में बात करें तो आप देखो यहाँ पे फिनॉल में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो साइज कम होगा, जबकि यहाँ पे आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, साइज बड़ा होगा। और यहाँ पे आपके पास में जो बॉन्ड एंगल है वो 111 और 2 बल्की ग्रुप के कारण साइज और बड़ा हो जाएगा। साइज का मतलब बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, इन तीनों को कंपेयर करूँ, तो आपकी जो फिनॉल वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ पे जो आपकी बॉन्ड लेंथ है C और O के बीच की, ये सबसे कम होगी फिनॉल में। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ आपका फिनॉल के साथ में जो कार्बन कनेक्टेड है, या फिर मैं इसको इस तरीके से पूरा बना ही देती हूँ, ये आपके पास में आएगा C6H5O वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी। उसके बाद में आपके पास में CH3OH वाली बॉन्ड लेंथ होगी, H नहीं लगाऊंगी, और उसके बाद में आपके पास में CH3O CH3 में बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट आता है आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में काफी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम उससे ही लेके चलते हैं। पहले सबसे पहले आता है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में आपने जो की थी वो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। आपको पता है अगर आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ कराते हैं, तो एक्वस KOH में आपके पास में एल्कोहल मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया है CH3CH2I और मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा दी, तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा, ये Br ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा CH3CH2OH प्लस HBr आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में ये SN2 मैकेनिज्म हो, SN2 या SN1 डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट, आप कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, उसके बाद में आपके पास में सॉल्वेंट किस तरीके का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में रिएक्शन डिफरेंट तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्कीन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब एल्कीन में जब आप एल्कीन से जब आप अल्कोहल की प्रिपरेशन कराते हैं तो आपके पास में 3 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे काम करती हैं। पहली आपके पास में है फ्रॉम एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस बाय मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन दिए तो मैं पहले वाली रिएक्शन ले रही हूँ बाय एसिड कैटेलाइज्ड
एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस यानी कि आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बट एसिड कैटेलाइज कर रहे हैं। एसिड कैटेलाइज से मतलब है आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो, ठीक है, ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा लो। अब आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से करोगे तो आपको पता है मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी H3O पॉजिटिव के साथ में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी है कि मैं यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखूँ, यहाँ पे मैं H3O पॉजिटिव भी लिख सकती हूँ, H पॉजिटिव इन H2O, यानी कि डाइल्यूट एसिड आपके पास में प्रेजेंट है। जब आपके पास में डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट है तो आप मार्कनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए देखो रिएक्शन को, आप रिएक्शन सारी वही हैं, आप लोअर लेवल पे चलो, आप हायर लेवल पे चलो, आप एडवांस लेवल पे चलो, रिएक्शन वही है, बस उसमें रिएक्शन की जो आपकी डिटेल्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अब अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपके पास में केवल 2-3 मैकेनिज्म आती हैं जो कि लिखने के लिए आती है। टोटल एनसीईआरटी में केवल 3 या 4 मैकेनिज्म है, उनमें से एक मैकेनिज्म पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसे मैं हॉट भी लिख देती हूँ, ये बोर्ड के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन करा रहे हो तो मतलब आप मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करोगे, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस, ये आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि आपको क्या दिया हुआ था, मैं इस तरीके से अगर मैं याद करने की बात करूं तो H और OH में ये H पॉजिटिव O नेगेटिव, और आप इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड कर देंगे, बहुत ही सिंपल लेवल। बट जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन की काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी भी बताया, दोबारा भी बता रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले आपके पास में जो एल्कीन है, एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और आप एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो H+ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास में दो तरीके की पॉसिबिलिटी है। दो तरीके की पॉसिबिलिटी कैसे हैं, मैं इन दोनों को यहाँ पे ही लिख रही हूँ कि आपका जो प्रोटॉन है वो कहीं पे भी आके अटैच हो सकता है आपके पास में जो प्रोटॉन हो वो इस वाले कार्बन पे आके अटैच होगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा। हो सकता है आपके पास में जो प्रोटॉन हो वो इस वाले कार्बन पे आके अटैच हो तो यहाँ CH2 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि आपके पास रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन आपके पास में कौन सी है, ये रिएक्शन आपके पास में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है तो रिएक्शन का नाम ही हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पे आपके पास में इंटरमीडिएट बना है और इंटरमीडिएट आपके पास में कार्बोकेटाइन बना है, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, यानी कि ये आपके पास में मोर स्टेबल होगा और ये आपके पास में लेस स्टेबल होगा, ये आपके पास में लेस स्टेबल होगा। तो जो आपका कंपाउंड मोर स्टेबल होता है आप प्रोडक्ट वहीं से फेवर्ड होगा, यानी कि मेन जो आपके पास में मेजर प्रोडक्ट आएगा, मेजर जो कंपाउंड होगा वो ये होगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में CH3 सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से शुरू करेंगे। अब डाइल्यूट वाटर, डाइल्यूट एसिड आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जब आपके पास में कार्बोकेटाइन बन गया तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे काम कर जाएगा, यानी कि H2O यहाँ पे अटैक करेगा। अब इसी रिएक्शन को और डिटेल में अगर आप पढ़ लो तो आपको पता है कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर में जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो अब आपके पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास में CH3 CH CH3, और मैं अभी इसे ऐसे, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, बट आप कर सकते हो बहुत आसानी से। आपके पास में कार्बोकेटाइन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे तो ये मेरे पास में कायरल सेंटर है ही नहीं, मतलब तीनों ग्रुप सेम ही है, दोनों या तीनों ग्रुप जो भी है वो सेम है। अगर आपके पास में डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में अगर आपके पास में डिफरेंट कार्बन है तो आपके पास में रेसिमिक मिक्सचर की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके पास में बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा डिस्टेबलाइज करता है उसे, तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल जाएगा। अब H पॉजिटिव कैसे निकलेगा, कोई दूसरा H2O का मॉलिक्यूल आएगा वो यहाँ से इस प्रोटॉन को उठा लेगा, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट सेकेंडरी, ये आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल बन गया,
ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल बन गया या सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, और जो H+ आपने स्टार्टिंग में लिया था वो H+ आपके पास में एंड में ऐसे का ऐसे ही बच जाएगा। तो दैट्स वाई इस रिएक्शन को आप एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई, आप एनसीईआरटी पर्पज से अगर आप करें तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बट इसके अलावा इस रिएक्शन की स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन के स्पेसिफिकेशन आपके पास में आते हैं, कार्बोकैटायन बन रहा है, और अगर आपके पास में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और क्योंकि जब आपके पास में कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपके पास में रैसिमिक मिक्सचर बन सकता है। अगर आपके पास में कार्बन के पास में तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो रैसिमिक मिक्सचर बन सकता है। और पर रैसिमिक मिक्सचर में आपको पता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बट यहाँ पे आपके पास में रैसिमिक मिक्सचर बन सकता है, यानी कि एनेंशियोमर्स की पॉसिबिलिटी है। एनेंशियोमर बन सकते हैं बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन अटैक होगा तो आपके पास में रैसिमिक मिक्सचर बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं, मुझे दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड C H C2H5, या फिर यहां पे मेरे पास में यहाँ पे मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन बनाऊंगी, वो वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अब कार्बोकैटायन आपके दो तरीके के बन सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में PHCH पॉजिटिव CH2 C2H5 भी बन सकता है। और आपके पास में दूसरी कंडीशन ये है कि PHCH यहाँ पे CH2 पॉजिटिव C2H5। अगर आप देखोगे तो आप देख के कहोगे ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, बट ये सेकेंडरी नहीं है, ये तो सेकेंडरी है। यानी कि ये वाला जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये आपके पास में सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, पर ये आपके पास में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। और आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वो बनेगा ही नहीं, ये आपके पास में मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास में H है, यहाँ पे मेरे पास में C3H7 ग्रुप आ गया और ये फिनाइल ग्रुप है। अब आपका जो H2O है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में जो कंडीशंस आएंगी, वो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि ये बिलो द प्लेन के लिए ले रही हूँ और मैं जो ग्रीन वाला लूंगी वो मैं अबव द प्लेन के लिए लूंगी। तो मेरे पास में यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक आपके पास में आएगा H, यहाँ पे मैं इस थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रही हूँ, ये C3H7 इधर लिख रही हूँ और H इधर लिख रही हूँ। अगर अबव द प्लेन अटैक हुआ है तो मेरे पास में आएगा C3H7, ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास में जो OH ग्रुप है, मैं दोनों ही एक साथ ही लिख रही हूँ, पूरा स्टेप नहीं लिख रही हूँ, पूरी मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, मैं बस स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो आपके पास में OH ग्रुप यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा। अगर बिलो द प्लेन अटैक हुआ है तो बिलो द प्लेन में आपके पास में C3H7 इधर आएगा, ये फिनाइल, और आपके पास में जो OH ग्रुप है वो बिलो द प्लेन आएगा और जो H ग्रुप है वो अबव द प्लेन आएगा। तो इस तरीके से आपके पास में ये रैसिमिक मिक्सचर बन सकता है। तो आप ये देख लेंगे, दोनों जिस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन दिया है आप उसके अकॉर्डिंग से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आती है एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। अब इस एसिड कैटेलाइज का ये आपका PYQ है जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ है। अब आपको ये कंपाउंड दिया है और ये कंपाउंड दिया है, वैसे तो आप मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वही बात है, आप रट्टाफिकेशन नहीं कर पाते हो। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपके पास में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो। वैसे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस देखूँ तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप करूंगी तो आपका हाइड्रोजन मैं यहाँ पे जोड़ूंगी और टर्शरी कार्बोकेटाइन इधर बनाऊंगी, इसमें मैं हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगी और टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ बनाऊंगी। यानी कि इस केस में, दोनों ही केस में जब आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कंपाउंड अलग अलग हैं, पर आपके पास में दोनों केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3OH।
दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज ऑन दैट कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस। यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन कम है, तो दोनों केस में आपके पास में सेम प्रोडक्ट बनेगा। PYQ है आपका मेंस का क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल। नेक्स्ट जो आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन में, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ये आपके पास में सेकेंड आ गया, बाय मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको मेंस पर्पस से और एडवांस पर्पस से ही करना है। अब मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन क्या है और क्यों हम इसे करते हैं? जब आप अल्कोहल की प्रिपरेशन एल्कीन से कराते हैं एसिड कंडीशन में, तो एसिड कंडीशन आपके पास में हार्श कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन और एसिड के प्रेजेंस में आपके पास में मतलब जो रिएक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ना हो। हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, हमें जहां पे अल्कोहल चाहिए वो वहां पे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए विदाउट रीअरेंजमेंट। तो दिस इज द बेस्ट रिएक्शन टू डू दैट रिएक्शन। यानी कि हमारे पास में अगर मैं कंपाउंड में अभी यही ले रही हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मुझे दिया है। फर्स्ट स्टेप में हम मर्क्यूरेशन कराते हैं, तो मर्क्यूरेशन का जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में होता है, हम HG एसिटाइल ये ग्रुप लेते हैं और सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे इसका रिडक्शन करा देते हैं NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे ही आएगा, मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। मैकेनिज्म अगर आप इस रिएक्शन की देखते हो तो मैकेनिज्म से आपको यहाँ पे बहुत ही कुछ पता चल जाएगा कि दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है। पहली बात तो हार्श कंडीशन नहीं है। दूसरी, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, जब आप HgO एसिटाइल और O एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप आपका CH3CO ग्रुप होता है, यानी कि एसिटाइल जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये आपका CH3CO ग्रुप, इसे आप बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ये आपका एसिटाइल ग्रुप होता है। तो अब मर्करी के पास में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे निकल जाएगा और ये बैक अटैक करेगा। तो आपके पास में साइक्लिक स्टेट बनती है, जैसे कि आपने ब्रोमिनेशन किया था एल्कीन का, सेम वही तरीके की रिएक्शन है CH2। तो आपके पास में Hg एसिटाइल O एसिटाइल यहाँ पे आएगा और Hg पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन नहीं बना है, यानी कि नो कार्बोकेटायन। और अगर आपके पास में रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बना है तो नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे आपके पास में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो नीचे लिख देती हूँ मैं, नो कार्बोकेटायन और यहाँ पे आपके पास में नो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये आपके पास में फर्स्ट स्टेप आ गया। अब जो आपने OH ग्रुप लिया है यहाँ पे प्लस H2O की प्रेजेंस में होगा, ये यहाँ पे जो आपने H2O ग्रुप लिया है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में जो H2O है, अब आपका H2O कहाँ पे अटैक करेगा, ये वाली जो कंडीशन है ये कार्बोकेटायन लाइक कंडीशन हो गई। मरकरी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मरकरी पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है, जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे भी काम करेगा। देखो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला जो कार्बन है इस पे एक मिथाइल ग्रुप है जिसपे प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि आप इसे कार्बोकेटायन लाइक कंपेयर करके कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। तो जो OH ग्रुप आएगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आएगा, तो ये आपके पास में मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये H यहाँ पे निकल जाएगा, तो आपके पास में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा CH3COH पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास में H ऑलरेडी था, ये CH2 और O HgO एसिटाइल ग्रुप अभी आपके पास में ऐसे ही जुड़ा हुआ है, HgO एसिटाइल, ये H प्लस निकल जाएगा OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। यानी कि जब आप नेक्स्ट स्टेप कराते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ से पहले आपका H प्लस निकलेगा और HgOH एसिटाइल की जगह आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3OH
CH3, ये आपके पास में मेन प्रोडक्ट आ गया। मरकरी आपका यहाँ पे अलग हो जाता है, एसिटाइल ग्रुप आपके पास में यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में साइड प्रोडक्ट आते हैं। बट मेन हमें क्या करना है, हमारे पास में रिएक्शन मार्कनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम कर रही है, पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें रीअरेंजमेंट ना हो, अल्कोहल बनाना है पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो, तब आप हाइड्रोमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन या मर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, तो आप इसे लेके चलेंगे। ठीक है, एल्कीन से ही कर रहे हैं। थर्ड, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट आपके पास में आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो तीनों रिएक्शन के स्पेसिफिकेशन बाद में अलग अलग लिख लेना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब आप सेम रिएक्शन करा रहे हो, यानी कि आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन ही दिया हुआ है, बट आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। यहाँ पे आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनाना, आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। यानी कि आपके पास में जो रिएक्शन है वो एंटी मार्कनी-कॉफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करे। तो जब एंटी मार्कनी के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो यहाँ पे हम करते हैं हाइड्रोबोरेशन। फर्स्ट स्टेप में आप BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लेते हैं, और सेकेंड स्टेप में आप H2O2OH नेगेटिव लेके चलते हैं। पहली बात, कुछ बुक्स में B2H6 दिया हुआ है, बट B2H6 काफी आपका पॉइजनस कंपाउंड होता है, तो इस चीज को डिक्रीज करने के लिए हम B2H6 की जगह BH3 विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेते हैं, जो कि उसके साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के रखता है, तो रिएक्शन इजीली हो जाती है। अब रिएक्शन काम कैसे करती है, कैसे यहाँ पे आपको एंटी मार्कनी-कॉफ प्रोडक्ट मिलता है, तो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में आपके पास में फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास में BH3 प्रेजेंट है, और इस BH3 को मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ, HHH। बोरोन आपके पास, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और पाई बॉन्ड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वो तो कर ही रहा है यहाँ पे हर जगह, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, और साथ के साथ आपका जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे H नेगेटिव जो है, और मैंने देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में लिया है, यानी कि मैं यहाँ पे शो क्या करना चाह रही हूँ कि ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे अट्रैक्ट कर देगा, तो एक्चुअल में हाइड्राइड आयन का अटैक है। बट ये एक अलग से रिएक्शन नहीं होती, अलग स्टेप नहीं होता, ये आपकी एक ही स्टेप में साइक्लिक कंसर्टेड स्टेप है। पहली चीज, बोरोन उस वाले कार्बन पे आके अटैच होगा जो आपकी लेस हिंडर्ड साइट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके पास में ये कंपाउंड दिया है, इस तरीके से दिया है, यहाँ पे आपके पास में 2 हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे H प्रेजेंट है। और मैं अब थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी यहाँ पे बात कर लूंगी। ये मुझे C2H5 दिया है, और ये इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे चलो मैं कोई दूसरा कंपाउंड ले लेती हूँ, कोई भी दूसरा कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे। चलो अभी तो पहले नॉर्मली बात करते हैं। तो आपका बोरोन कहाँ से आके अटैच होगा, ये वाला कार्बन है, तो बोरोन कहाँ पे आके अटैच होगा, तो एक्चुअल में बोरोन की जो आपकी वेकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ये जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है ये लेस हिंडर्ड साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, और ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे अटैक करेगा। तो बिल्कुल एक ही साइड से अटैक होता है, इसे सिन एडिशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास में रिएक्शन आती है ये सिन एडिशन है। अब आप कहोगे कि मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में क्या है। अगर आप मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास में एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन हम क्यों कह रहे हैं, देखो जरा यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन कराई थी, ये देखो मैंने एरो बनाया भी। अगर मरकरी रिंग के नीचे, मरकरी नीचे है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ से आके अटैक करेगा, तो इसे आप एंटी एडिशन बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास में एंटी एडिशन होता है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लिख लेना, थर्ड रैसिमिक मिक्सचर, और फोर्थ आपके पास में यहाँ पे एंटी एडिशन है, यानी कि ये आपके पास में एंटी एडिशन है। तो जब आप एडवांस की तैयारी करेंगे तो आपको एडवांस के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है। तो यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा, CH3 CH2 CH2 BH2, एक हाइड्रोजन
लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आ चुका है, क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म ही इस तरीके से है कि बोरॉन उस वाले कार्बन से आके अटैच होता है जो लेस हिंडर्ड है, यानी कि जिसके पास क्राउड नहीं है, और हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के पास चला जाता है जो मोर हिंडर्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, इजीली चला जाएगा। तो अटैच इस तरीके से होगा कि अगर आपका एल्कीन है तो बोरॉन एक ही साइड से आके अटैच होगा, हाइड्रोजन भी एक ही साइड से अटैच होगा। अब ये अगर दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्शन करेगा 2 स्टेप में, तो आपके पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 होल थ्राइस B। यहाँ तक ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करेगी। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मर्जी है आपको डिटेल करना है या नहीं करना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो नेक्स्ट स्टेप नहीं करना है, बट हाँ अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट कैसे है, अब आपके पास में यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ RCH, और आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो ये आ चुका है, R ग्रुप B के साथ अटैच है, होल थ्राइस के साथ में ऐसे अटैच है, या फिर आप इसको डबल बॉन्ड को भी लेते हुए चलो ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो फिर पूरा ही लिख देती हूँ मैं यहाँ। तो ये आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड तो हट चुका है हमारे पास में, तो ये आपके पास में आएगा CH2 यहाँ से बोरॉन अटैच है। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप कराया था, सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शन कराते हैं H2O2। पहले मैं H2O2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो H2O2 मेरे पास में इस तरीके से HOOOH, OH नेगेटिव के बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो बेस क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, तो हमारे पास में जो आएगा वो HOO नेगेटिव होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करेगा, ये बोरॉन पे यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो आपका OH नेगेटिव है वो इस बोरॉन पे अटैक करेगा, क्योंकि वेकेंट पी ऑर्बिटल अभी भी पड़ी हुई है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास में BRROOH इस तरीके से आ जाएगा, बट ये बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि बिल्कुल ही बन ही नहीं सकता। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो होगा क्या, आपका जो R ग्रुप है वो जो R ग्रुप है यहाँ पे अटैक करेगा और ये OH नेगेटिव आपका निकल जाएगा। तो आपके पास में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा BRROR, यहाँ पे आ चुका है। अब सेम वही 2 स्टेप ऐसे ही काम करेंगे, आपके पास में OH नेगेटिव वाले, और यहाँ से आपका OH नेगेटिव निकल गया, तो आपके पास में ये जो कंपाउंड आएगा वो OR यहाँ पे हो चुका है। और लास्ट स्टेप में फिर दोबारा आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा तो आपका RO नेगेटिव निकल जाएगा, यानी कि आपके पास में यहाँ पे CH3 CH2 O नेगेटिव आ चुका है। और यहाँ पे आप एक्वस मीडिया भी लेते हैं तो एंड में जब आप H प्लस लेते हैं तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आता है वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, यानी कि OH ग्रुप आपका उस साइड से अटैच होगा। ये आपका ऑप्शनल है, ये वाली मैकेनिज्म आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। तो मेन आपके पास में क्या होगा, जब आपके पास में ये B बन गया तो नेक्स्ट स्टेप आप कैसे लिखोगे, H2O2 OH नेगेटिव, H2O की प्रेजेंस में आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 CH2 बनेगा, प्लस आपके पास में B3OH होल थ्राइस अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास में ओवरऑल रिएक्शन होती है। तीनों रिएक्शन में क्या क्या फर्क है देख लेते हैं जरा, एक एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं कि हमारे पास में तीनों रिएक्शन में क्या क्या फर्क आ रहा है। आपको ये एल्कीन दी है, आप एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। रीअरेंजमेंट की तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है, यानी कि इस केस में यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा OH ग्रुप आपका यहाँ पे जुड़ेगा जब आप एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब आप इस वाले कंपाउंड को लेते हैं, मैं दूसरे वाले कंपाउंड को इसको पिंक लिख लेती हूँ ताकि इसका प्रोडक्ट भी फिर मैं पिंक कलर से ही शो करूंगी। ये देखो, इसका अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो इस केस में भी मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो जो दूसरे वाला जो प्रोडक्ट है वो ये और आपका OH ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो देख रहे हो दोनों के प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए दोनों के प्रोडक्ट आपके सेम आ रहे हैं, चाहे आपके पास में ये वाला कंपाउंड हो चाहे आपके पास में ये वाला कंपाउंड। इसके बाद में आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे, रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि दोनों केस में आपके पास में यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट आएंगे।
तो ये आपके पास में OH ग्रुप, और दूसरे वाले में पिंक वाले का भी आपके पास में सेम प्रोडक्ट आएगा, बट मैं इसे ऐसे लिखूंगी। है दोनों चीज एक ही, दोनों सेम ही है। इसके बाद में अब अगर आप हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, तो आपके पास में जो OH है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आएगा, यानी कि जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फर्स्ट वाला अगर मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, ग्रीन वाला प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो आपके पास में यहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच होगा, और अगर मैं पिंक वाला प्रोडक्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास में जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच होगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया है। जब आप हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया। ये मैंने बना दिया है, आपको क्या करना था, पहले ही रिएक्शन होल्ड करो, होल्ड करने से के अपने आप प्रोडक्ट बनाओ मैकेनिज्म लगाते हुए, तो आपको अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बट रेक्टिफिकेशन करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास में यही एग्जाम्पल आएगा, आपके पास में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास में आता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास में कौन से होते हैं, ये आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड, इन्हें आप कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। आप कार्बोनाइल कंपाउंड से आप अल्कोहल दो तरीके से बना सकते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन दिया है और अगर आप इनका रिडक्शन कराते हैं, कीटोन आपके पास में RCOR, इनका आप रिडक्शन कराते हैं, आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, NaBH4, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की आपके पास में एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, इन सबको रिड्यूस नहीं करता। यानी कि ये केवल किसको रिड्यूस करेगा, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, ये केवल इन्हें रिड्यूस करेगा और बाकी आपके जितने भी कोई भी कंपाउंड है उसे रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बट तो यहाँ पे आप दोनों का सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके दोनों के केस में, इस वाले केस में आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा RCH2OH, और कीटोन के केस में आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये आपके पास में H यहाँ पे आ गया, ये एक मिनट, ये R ग्रुप यहाँ पे आ गया और OH ग्रुप आपके यहाँ पे आएगा। अब अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, वो भी सेम यही काम करेगा, LiH4 और LiAlH4 दोनों ही सेम काम करेंगे। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए आपके पास में एक इंपॉर्टेंट वो आ जाती है, ये आपके पास में है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम की हाइड्राइड की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका एल्डिहाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, ये सबको रिड्यूस कर देता है, एसिड क्लोराइड कोई भी आप ले लो। तो ये आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पे पहला आपके पास में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, दोनों के केस में आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर और आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट आता है जो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसे अलग से। तो B2H6 आप यहाँ पे ले सकते हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल ले आएगा। अब अगर आप एस्टर लेते हो, एस्टर का रिडक्शन अगर आप करा रहे हो तो RCOOR- मैं ले लेती हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप लोगे तो ये आपका इसे ब्रेक करेगा और यहाँ पे आपके पास में दो तरीके के प्रोडक्ट आएंगे, RCH2OH, तो RCH2OH प्लस यहाँ पे आपके पास में R-OH बनेगा, दो अल्कोहल बनेंगे, एक कार्बन के साथ में, एक आपका अल्कोहल के साथ में। तो ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जब आप कन्वर्जन्स करते हैं। इसके बाद में आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है अगर मैं RMgX लेती हूँ तो ये आपके पास में माइनस डेल्टा पार्ट है,
तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हो, CH2O लिख सकती हूँ मैं, इसे HCHO लिख सकती हूँ मैं, इसे HC डबल बॉन्ड OH लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आपके पास में आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब ये रिएक्शन की पहले मैकेनिज्म ही बात कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, वैसे आपके पास में जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RCOMgX, ये H और ये वाला R यहाँ पे अटैच होगा। अब आप इसका वर्कअप करेंगे, वर्कअप आप एसिड कैटलाइज करते हैं तो आपके पास में RCH2OH बनेगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल आपके पास में बन गया। मैकेनिज्म किस तरीके से है? मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, RCOOH और आप RMgX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आपके पास में माइनस डेल्टा है और यहाँ पे ये कार्बन प्लस डेल्टा है, ये कार्बन माइनस डेल्टा, तो ये माइनस डेल्टा यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास में आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपके पास में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RCO नेगेटिव MgX के साथ आएगा। ये यहाँ पे आपका R ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं, तो ये आपका H और R ग्रुप यहाँ पे आ गया। इसे आप वर्कअप बोलते हैं। कई बार आपको वर्कअप लिखा होता है, कई बार आपको H3O पॉजिटिव लिखा होता है, कई बार आपके पास में केवल H प्लस लिखा होता है, सब एक ही बात है। H प्लस में आपको करना क्या है, MgX आपके पास में हट जाएगा और OH नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास में आप इसे ऐसे लिखोगे ना, देखो HR और ये OH हो गया, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, प्लस आपके साथ पास में MgOH बनता है। तो ये आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हो तो आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो आप अगर CH3MgX ले रहे हो तो आप मेथनॉल बना लोगे, इथेनॉल बना लोगे। नेक्स्ट आता है, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हो, यानी कि आपने ले लिया RD-CHO, तो मैं अब इसको पूरा अलग अलग नहीं लिखूंगी, हर एक मैकेनिज्म अलग अलग नहीं लिखूंगी, सेम वही चीज है, यानी कि आपने R-CHO के साथ रिएक्शन कराई फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने वर्कअप ले लिया, तो आपके पास में यहाँ पे R इसका अपना अटैच था और यहाँ पे OH और H, यानी कि ये आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो RMgX की कीटोन के साथ में, ये आपने कीटोन ले लिया, सेकेंड स्टेप में आपको वर्कअप लेना है, तो यहाँ पे आपके पास में टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये H तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये R- लिख देती हूँ मैं इसे, तो ये आपके पास में R- और इसके वाला R यहाँ पे आके अटैच होगा, तो यहाँ पे आपके पास में टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो ये रिएक्शन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तीनों ही यहाँ पे बना सकते हैं। साथ के साथ आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हो, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ CH3MgCl की रिएक्शन, मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा रही हूँ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप वर्कअप है आपका, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन मैं करा रही हूँ एसिटिल्डिहाइड के साथ में CH3CHO और सेकेंड स्टेप आपका वर्कअप है, और नेक्स्ट मैं करा रही हूँ एसीटोन के साथ में CH3CO CH3 और नेक्स्ट स्टेप आपका वर्कअप। तो तीनों के अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे जाते हैं तो आपके पास में यहाँ पे आएगा CH3 CH2OH, यहाँ पे आपके पास में आएगा CH3 CH CH3OH और यहाँ पे आपके पास में आएगा CH3 CH3 CH3OH। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका एग्जाम्पल आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स में अगर आपको उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, आपको एलिफेटिक प्राइमरी अमीन दिया है, और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसका डाईएजोटाइजेशन कराते हो, यानी कि अगर आप इसकी NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये फाइनल कंपाउंड OH ही बनाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि अगर आपको RNH2 दिया है और उसकी रिएक्शन आप NaNO2
प्लस HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री में, तो एक्चुअल में बनता तो आपके पास में डाईएजोटाइज प्रोडक्ट है, बट वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के साथ में वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, प्राइमरी डाइएजोटाइजेशन वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो फाइनल जो आपके पास में प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास में अल्कोहल बनता है प्लस N2 प्लस आपके पास में HCl वगैरह जो भी बनेगा, तो ये आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया है CH3NH2, उसको मैंने ले लिया, कई बार HNO2 भी दे देते हैं, NaNO2 और HCl भी दे देते हैं, वो आपकी मर्जी है, मतलब क्वेश्चन में आपको किस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे आपके पास में मेथनॉल बनेगा, मेथनॉल प्लस N2। तो ये रिएक्शन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास में आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में एक प्रिपरेशन आप एल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी कर चुके हैं, डाउस प्रोसेस। आपको पता है अगर आपको क्लोरोबेंजीन दिया है तो क्लोरोबेंजीन से आप डायरेक्टली फिनॉल जो बनाना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल से बनता है, तो उसमें आप क्या करते हो, अगर आप NaOH लेते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेनी पड़ती है, आपको 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा, इसे आप डाउ प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो कंपाउंड बनता है ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसे आप फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, और अगर आप फाइनल एसिडिक कंडीशन ले लेंगे तो आपके पास में यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एराइल हैलाइड डाउस प्रोसेस, जो कि आप एल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी कर चुके हो। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट से, अब डाइएजोनियम सॉल्ट से अगर आप करेंगे यानी कि एनिलीन से ही कर रहे हैं, एरोमेटिक एनिलीन ले रहे हैं, तो पहले आप उसका डाइएजोटाइजेशन करा रहे हो और डाइएजोटाइजेशन कराने के बाद में आप उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो अगर आप एनिलीन लेते हैं, ये सारी रिएक्शन ध्यान रखना क्योंकि जब आप अमीन्स वाला चैप्टर करते हैं तो काफी रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, तो वो बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। NH2 की रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ तो पहले डाइएजोटाइजेशन होगा, प्रॉपर डाइएजोटाइजेशन होगा, तो यहाँ पे आपके पास में N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड Cl नेगेटिव बनता है। अब इस कंपाउंड को आप H2O के साथ में रिएक्शन करा दोगे तो आपके पास में फाइनल फिनॉल बन जाएगा, OH प्लस N2 प्लस HCl। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है पर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब आपको कन्वर्जन्स करने होते हैं। इसके बाद में आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, एक्चुअल में जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो इतना स्टेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, डायरेक्ट ही मैं ले लेती हूँ। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूं या ओलियम ले लूं H2S2O7, या फिर मैं H2SO4 प्लस SO3 ले लूं, सारी एक ही बात है, सल्फोनेशन रिएक्शन है, ये आपके पास में सल्फोनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास में जो कंपाउंड मिलता है वो आपके पास में SO3H है, ठीक है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो पहले अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो आपको, और हीट कर देंगे, वैसे तो हीट बाद में करते हैं, पहले मैं पहले ही बता देती हूँ, तो पहले आपके पास में ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में SO3Na बनेगा, ये माइनस पॉजिटिव। इसके बाद में अगर आप इस कंपाउंड को हीट कर देते हैं एक्वस की प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे O फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का फिर आप H+ ले लेंगे तो आपके पास में फिनॉल बनेगा। अब देखो ये कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, पर ये आपके जेई मेंस के एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब मेन प्रोडक्ट बनता है, जब आप NaOH के साथ में इसकी कराते हैं, तो मैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं इसे ऐसे लिखती, मैं इसे डायरेक्टली कैसे करती कि मैं यहाँ पे इसे ऐसे करूंगी, यानी कि उस केस में मेरे पास में अगर मैं इस कंपाउंड को 2NaOH के साथ में 573 केल्विन के आसपास हीट कर दूं तो मुझे यहाँ पे OH मिलेगा, वैसे तो ONa मिलेगा, ये फिर आपके पास में Na, कि आप इसे यहाँ पे H2O के साथ में करेंगे, यहाँ पे अगर मैं फर्दर इसको NaOH के साथ में हीट कर दूं
तो यहाँ पे मेरे पास में Na2SO3 अलग हो जाएगा, Na2SO3 अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में Na+ आएगा, और फिर फर्दर आप इसको एसिड कैटलाइज कराओगे तो आपके पास में OH ग्रुप आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी रिएक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास में आती है एल्कोहल बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। अगर आप यहाँ पे, ये आपके पास में सैलिसिलिक एसिड है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, अगर आप इसको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 3:1 में हीट कर देते हैं तो आपके पास में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो उस CO2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा, यानी कि आपके पास में ये CO2 ग्रुप अलग हो जाएगा तो आपको फिनॉल मिल गया। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि इस तरीके से ये रिएक्शन कई बार मिड में आई हुई है, मतलब रिएक्शन में जब आप कन्वर्जन करते हो तो वहां पे ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट आपके पास में आता है क्यूमिन। पहले क्यूमिन की प्रिपरेशन करते हैं। क्यूमिन कैसे है, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराओगे, ये वाली, और यहाँ पे आप इसको एसिड कैटलाइज करा रहे हो तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसे आप बोलते हैं क्यूमिन। और अगर आप रिएक्शन की मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, प्रोटोनेशन होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि अगर मैं मैकेनिज्म यहाँ पे देखूं तो ये आपके पास में CH3 CH CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बना है, और कार्बोकेटाइन में जो आपकी बेंजीन रिंग है फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो उसका जो पाई बॉन्ड है वो वहां पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास में ये यहाँ पे इस तरीके से। या फिर आप सिंपल एल्काइलेशन रिएक्शन भी ले सकते हो, आप इसको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लो। तो ये आपके पास में क्यूमिन बन गया। अब आप क्यूमिन की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो आपके पास में जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, CH3 पर ऑक्साइड बन गया है ये, जो कि काफी अनस्टेबल प्रोडक्ट है। इसको आप हीट कर देंगे तो फाइनली आपके पास में फिनॉल बनेगा और प्लस एसीटोन बनेगा। और ये कंपाउंड, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, दोबारा बता रही हूँ, या मेंस वाले बच्चे, दोनों तरीके से ही रिएक्शन पूछी जाती है। तो ये आपके पास में साइड प्रोडक्ट इसका एसीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। तो जितनी भी प्रिपरेशन है वो सारी एक पेज पे लिख लो, उसे 2-3 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शंस काफी ज्यादा है। अल्कोहल के बाद में जब आप एल्डिहाइड कीटोन करोगे उसमें रिएक्शंस और भी ज्यादा है। ज्यादा क्लासेस नहीं लूंगी अल्कोहल की, 2 से 3 क्लासेस में, वैसे तो मेरा 1 शॉट बनाने का वो मन था, बट मैं अभी इसको 2 से 3 क्लास में फिनिश कर दूंगी, ठीक है बेटा। बाकी आप साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहो। अब आपकी क्वेश्चन की सीरीज ज्यादा आएंगी। देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, सारी चीजें मैं ही कर रही हूँ, ये आपकी जितनी भी पीपीटीज वगैरह ये सब मैं बना रही हूँ। ऊपर से सबसे बड़ी बात है, मैं जितना भी डेटा है वो बहुत ही ज्यादा किसी एक बुक से नहीं, 3-4 बुक से पहले कंसल्ट करने के बाद में मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लेके आती हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है कि डेली क्लास लेने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पता है इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे घर में रेनोवेशन हो रहा है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जब जब टाइम मिलता है मैं तब तब क्लासेस रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, ठीक। चलिए जी बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बार बार आपको बोलना पड़ता है। आप प्लीज इस चीज पे ध्यान रखो कि जितना आप मेरे को फेवर करोगे उतना ही मैं आपके लिए आगे काम कर पाऊंगी। तो प्लीज इतना तो करो कि एक कमेंट कर दिया करो, एक लाइक दे दिया करो, एक शेयर दे दिया करो। ओके बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।